तो जरा पहले तो ये बताओ, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ठीक है, और जो डेक्कन प्लाटू है, राइटिंग करना मत होना, रिवाइज कर रही है, ठीक है, हाँ, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लाटू, इन दोनों के बीच में कौन सा डिवाइड है, क्या डिवाइड के तौर पर ऐड करता है, ठीक है। विंध्या की हाईएस्ट पीक बताओ, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पे तुमको कोई हिल बताए थे वो बताओ। सतपुरा की हाईएस्ट पीक बताओ, और जो हिल्स के नाम बताए थे वो बताओ। हाँ ठीक है, अब आ रही मजा क्यों भैया, नहीं नहीं अब आ रही मजा तुमको, ठीक है। गवालीगढ़, ये सब कहाँ है, कहाँ पे है ये सब। तो विंध्या की है पीक ऑफ गुडविल यानी सद्भावना शिखर, सतपुरा की है धूपगढ़। धूपगढ़ की अगर बात करेंगे तो कौन से हिल्स में है, महादेव में। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जैसे ये सतपुड़ा है, विंध्या ऊपर है सतपुड़ा नीचे है, ये क्या है मैकाल, मैकाल में क्या है अमरकंटक, ये महादेव, महादेव में क्या है धूपगढ़, ये क्या है आसीरगढ़, ये क्या है राजपीपला, कहाँ है राजपीपला, गुजरात में। दीनोदर हिल्स कहाँ है, गुजरात में है। दीनोदर हिल्स कहाँ है, गुजरात में है। कलसूबाई पीक कहाँ है जरा बताओ, कलसूबाई पीक, बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता, ग्वालीगढ़, कहाँ है ये है महाराष्ट्र में। कलसूबाई पीक महाराष्ट्र में। बाबा बुदन हिल्स, बालाकोट, सॉरी बालाकोट बोल रहा हूँ, बगलकोट, बाबा बुदन बगलकोट, ये सब कहाँ है, ये है कर्नाटक में, ठीक है। बिलिरंगन हिल्स, बिलिरंगन हिल्स भी कहाँ है, कर्नाटक में, एकदम साउथ में, याद आ रहा होगा आपको तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे। देखो रिवीजन का अलग ही मजा है, जिसने रिवीजन कर लिया ना उसी को सुख प्राप्त है। कुछ सुख इस तरीके के सुख होते हैं कि जब आप उनका अनुभव करते हैं तब आपको पता चलता है कि उस सुख का हम क्या मजा था। वो रिवीजन में जो सुख है वो कुछ उन्हीं सुखों में से एक है, ठीक है। तो इस सुख को प्राप्त करिए इससे पहले कि आप कुछ और तरह के सुखों की प्राप्ति के लिए तैयार हों, ठीक है। ब्रह्मचर्य जीवन का यही सुख है कि रिवीजन करके आएँ क्लास में। समझ में आई आपको ये चीज़। चलो, आवाज़ कट हो रही है, क्या इशू है क्या आवाज़ में, क्यों कोई इशू है क्या, आवाज़ कटनी तो नहीं चाहिए यार। बेटा तुम्हारी कट रही है क्या, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न घाट को हम शहादरी के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में। तो स्टार्ट करते हैं। ITCZ क्या है, ITCZ जो है एक चिड़िया का नाम है जो यहीं पे हमारे घर के बगल में रहती है, ठीक है। इक्वेटर के आसपास घूमती रहती है वो चिड़िया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मिलना हो तो बताना, मिला देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑल क्लियर। तो हम उत्तर के मैदान शुरू करने वाले हैं, ओके। नदन प्लेन्स, तो नदन प्लेन अभी मैंने बताया ये आपके हिमालयाज हैं, और ये आपका पेनिनसुला प्लाटी, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्तर के मैदान, नदन प्लेन्स, ठीक। नदन प्लेन्स आर फ्लैट फर्टाइल लैंड्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल फ्रॉम द हिमालयन रिवर सिस्टम नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। 3 नदी तंत्र हैं, एक तो नदी तंत्र है ये इंडस का, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, फिर एक है ये गंगा रिवर सिस्टम, और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो हम कल देखेंगे। तीनों रिवर सिस्टम कल हम देखने वाले हैं, ठीक है। कल बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। सर कल तो संडे है सर, अरे संडे तो क्या हुआ, छोटे बच्चे थोड़ी ना, कल पढ़ना है भाई, कल क्लास होगी आपकी, मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी होगी, कल क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे विल बी योर हॉलीडे ड्यू टू छठ पूजा। आपसे मैंने पूछा था संडे को ब्रेक देने को, मेरी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वही दिक्कत है कि बस छठ पूजा काफ़ी लोगों का, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहते हैं बच्चे छठ पूजा को, इसलिए अब सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा बताओ। तो ये 3 नदी हैं जो क्या करती हैं, इस उत्तर के मैदान को क्रिएट करती हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर है हिमालयास, ठीक है, यहाँ पे हिमालयास, अब हिमालयास में है ग्लेशियर्स, हिमनद, यही ग्लेशियर से निकलती नदियाँ, जब नदियाँ निकलती हैं नीचे आती हैं, तो हम ये पढ़ चुके हैं लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में कि ये डिपोजिशन करती हैं, डिपॉजिट करेंगी, और जो चीज़ डिपॉजिट करेंगी वही क्या बन जाएंगे, वही आपके जो है लैंडफॉर्म बन जाएंगे, वही क्या बन जाएंगे, वही आपके लैंड फॉर्म्स बन जाएंगे डिपोजिशनल, और वही आपके नदन प्लेन्स बन जाएंगे उत्तर के मैदान। द डिपॉजिटेड मटेरियल फॉर्म्स अ वास्ट एंड फर्टाइल स्ट्रेच ऑफ लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब, पंजाब, ये सब क्यों है, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र है, वो जो प्लेन्स क्रिएटेड हैं वो इन्हीं 3 नदियों का जो नदी तंत्र है, नदियाँ नहीं बोलेंगे, नदी तंत्र बोलेंगे, रिवर सिस्टम बोलेंगे, जिनकी वजह से, जिनका जो डिपोजिशन करती है मिट्टी विट्टी का, तो वो प्लेन मैदान क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी निकल के आती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ फर्टाइल स्ट्रेच, तो कितना स्ट्रेच है ये, मतलब कितना लंबा है ये, अगर मैं देखूँ तो कितना लंबा है। देखो एनसीईआरटी में जो डेटा मेंशन है वो 3200 किलोमीटर का, रेलवे में जो अभी सवाल पूछा गया था उसमें माना है 2400 किलोमीटर। तो देख लो, ठीक है, अपने हिसाब से दोनों मैंने आपको डेटा बता दिया, लेंथ कितनी है, लगभग 3200 किलोमीटर आपको मान के चलनी है। और अगर 3200 ऑप्शन में नहीं होगा तो 2400 पक्का ऑप्शन में होगा। सर दोनों होगा, पक्का ये क्वेश्चन आएगा, सर दोनों होगा तो क्या होगा, दोनों होगा ना, तो फिर दोनों होगा ही नहीं, ठीक है, दोनों होगा ही नहीं, दोनों होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों में से एक होगा और वो आपको मार्क करना है। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूँ कि इसकी विड्थ कितनी होगी, एवरेज विड्थ, तो ध्यान रखना एवरेज विड्थ जो है इसकी, दैट इज़ लगभग 150 से 300 किलोमीटर, ठीक है, 150 से 300 किलोमीटर है। और यहाँ पे आपको जो एलुवियल डिपॉजिट मिलेगा, जो तुमको मिट्टी का डिपॉजिट मिलेगा, उसकी अगर मैं डेप्थ की बात कर लूँ, नहीं कर लेता हूँ, ठीक है, तो 1000 से लेकर 2000 मीटर की एलुवियम डेप्थ आपको देखने को मिलेगी, ओके। अब हम एक एक करके समझते हैं नदन प्लेन्स के बारे में। देखो नदन प्लेन्स को 3 बेल्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर, तराई और एलुवियल फ्लड प्लेन, जलोढ़ में बाढ़ के मैदान। होता यह है कि जैसे ये हिमालय है, ये हिमालय है, हिमालय से नदी निकलती है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, पढ़े हैं,
बस उसी के नीचे ही टुल्लू टुल्लू क्या हो रहा है भाई ये बार बार। चलो ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो ये आपका ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये लेसर हिमालय हो गया और ये शिवालिक हो गया। तो शिवालिक के जस्ट नीचे जो स्टार्ट होगा दैट वुड बी नदन प्लेन्स। नदन प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर, तराई और एलुवियल फ्लड प्लेन। अब हिमालय से जैसे ही रिवर निकल के आएगी, तो क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हिमालय में ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो नदी बनती है, और जब नदी बनती है तो ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में कि वो अपने यूथफुल स्टेज में होती है, जवानी में होती है, और कोई भी जवानी में बहुत ही तेजी से चलता है। जब वो तेजी से चलेगी तो पत्थरों को तोड़ते हुए फोड़ते हुए चलेगी, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म इरोजन करेगी, यहाँ पर इरोजन करेगी। इरोजन की वजह से यहाँ पर यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर में इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि कमेंट में लिख दो, कुछ बता दो मुझे कौन कौन सी इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो जो भी इरोजन होगा भाई, इरोजन मतलब कटाव, तो जिन भी चीज़ का कटाव होगा तो कहीं जमाव भी होगा, पत्थरों का कटाव होगा तो पत्थरों का जमाव भी होगा, तो पत्थर आके जहाँ पे जम जाएंगे, जहाँ पे पत्थर आके डिपॉजिट हो जाएंगे। कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो जब नदी आएगी ऊपर से तो पत्थर ग्रेविटी और पानी की वेलोसिटी, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और पानी का जो तेज बहाव है उस बहाव में नीचे की ओर आते जाएंगे। लेकिन जब समतल मैदान आएगा तो ना तो ग्रेविटी उतनी वर्क करेगी, ना तो पानी का उतना बहाव है, तो बस यहीं बैठ के आराम करेंगे, चैन की जिंदगी काटेंगे और इनका रिटायरमेंट यहीं पे हो जाएगा भाबर। सो भाबर जो है इट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर वाइड लाइन साउथ ऑफ द शिवालिक। सिंपल, ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक, भाबर, तराई एंड एलुवियल फ्लड प्लेन। मतलब ये भी जो है नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में है, भाबर, तराई एंड दिस एलुवियल फ्लड प्लेन्स नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में। ये भाबर देख सकते हो, देख रहे हो ये टोपोग्राफी देखो कितने बड़े 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 पत्थर। अब क्या ये एग्रीकल्चर के लिए फिट हैं? क्या यहाँ पर खेती हो सकती है? नहीं हो सकती है, यहाँ पर खेती नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आपके बड़े बड़े जो ग्रेवल्स हैं, पेबल्स हैं, वो सब डिपॉजिट हुए हैं, डिपॉजिट स्टोन्स, पेबल्स, ड्यू टू विच इट डिसअपियर्स। कौन डिसअपियर करता है? नदी। नदी ज़्यादा दिखती नहीं, क्यों? क्योंकि बीचों बीच से इधर से उधर से इधर से उधर से होकर नदी आगे निकल जाती है, ज़्यादा यहाँ पर नदी समझ नहीं आती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि नदी डिसअपियर हो गई थी, वो यहाँ से बीचों बीच से होगी। और जैसे कि आप में से लिखे होंगे लैंडफॉर्म, जैसे कि इरोजनल लैंडफॉर्म यहाँ क्या देखने को मिलते हैं, तो वी शेप्ड वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, रैपिड्स, वाटरफॉल, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो रिवर बनाती है अपने यूथफुल स्टेज में। तो भाबर क्लियर है। भाबर 8 से 16 किलोमीटर का एक नैरो बेल्ट है लाइन साउथ ऑफ शिवालिक, जहां पर बड़े बड़े स्टोन्स और पेबल्स आके डिपॉजिट होते हैं और रिवर जो है अपना डिसअपियर हो जाती है। दिस रीजन इज नॉट सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर ड्यू टू द एक्सेसिव पोरोसिटी, बिकॉज यहाँ पर इतने पत्थर हैं भाई, यहाँ कहाँ एग्रीकल्चर करोगे आप। अब आ जाते हैं इसके साउथ में थोड़ा सा, दैट इज तराई। तराई इट लाइज साउथ ऑफ द भाबर। ये भाबर के साउथ में आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ पहले तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सब नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में ही है, तो ये आपके साउथ में देखने को मिलेगा। इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी टोटल कितना है तराई बेल्ट की, अगर विड्थ की बात करें तो 15 से 30, या फिर आप 10 से 20 याद रखो, ठीक है। 15 से 30 भी कहीं कहीं दे सकता है, लेकिन आप 10 से 20 याद रखो। अगर 10 से 20 ना हो तब 15 से 30 मार्क करना, ठीक है। 10 से 20 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है, किसकी? तराई की। अब जैसे कि गर्मियों में बोलते हैं ना तराई कर दो, तराई का मतलब क्या होता है? पानी डाल दो, है ना। तो यहाँ बहुत सारा पानी होता है। स्ट्रीम्स रीअपियर एज दे सीप थ्रू द भाबर लेयर फॉर्मिंग अ मार्शी एरिया। दलदली क्षेत्र बन जाता है ये, क्योंकि जो नदी खो गई थी कहीं भाबर में वो फिर से आ जाती है तराई में और एकदम मार्शी और स्वैम्पी एरिया क्रिएट करती है, दलदली क्षेत्र होता है। दिस रीजन इज नॉट सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर ड्यू टू एक्सेसिव पोरोसिटी। यहाँ पर पोरोसिटी का मेन रीजन नहीं था, यहाँ पर मेन था पत्थर रीजन। यहाँ पर पोरोसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है तो यहाँ फसल सड़ने का वो डर रहता है, ठीक है। तो भाबर की है 8 से 16, भाबर से चौड़ा है ये, 10 से 20 किलोमीटर की विड्थ है, मार्शी और स्वैम्पी एरिया है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर कर गई हैं। एंड इट हैज तराई बेल्ट इज विदाउट एनी प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल, विदाउट एनी प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल। डीमार्केटेड चैनल का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा प्रॉपरली आपको दिखेगा नहीं कि ये तराई बेल्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्वैम्पी, इतना ज़्यादा दलदली है, कहीं पे चौड़ा कहीं पे पतला, तो इस तरीके का प्रॉपर डिमार्केशन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये तराई है। हो सकता है यहाँ पर एक्सटेंड ज़्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो, तो इस तरीके का डिमार्केशन हमें देखने को मिलता है तराई बेल्ट की जब मैं बात करता हूँ तो, ठीक है। तो तराई बेल्ट इज विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, रिमेंबर दैट, ओके। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो तराई रीजन में आपको देखने को मिलेंगे वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का, ये राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का, चितवन नेपाल। तो ये सब जितने हैं ये तराई रीजन में देखने को मिलते हैं, जो मार्शी और स्वैम्पी एरिया। अब इसके नीचे आ जाते हैं तो हमें यह है तराई, ठीक है, तो अभी स्वैम्पी टाइप रीजन है। इसके नीचे एलुवियल फ्लड प्लेन्स यानी कि बाढ़ का क्षेत्र। द फर्टाइल लैंड्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट। अब आप सोचो, पत्थर भाबर में डिपॉजिट हो गया, उनका रिटायरमेंट वहीं हो गया, जो बहुत सारा ढेर सारा पानी था वो आया तराई में। अब जो पानी है वो क्या करेगा? फाइन जो सेडिमेंट्स हैं उनको लाके डिपॉजिट करेगा, बहुत ही जो फाइन होंगे, मतलब मिट्टी, मतलब एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट यहाँ पर करेगा। दो तरह के एलुवियल सॉइल है, खादर और भंगर। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए आप, ठीक है। दिस इज योर रिवर, ठीक है। जब यहाँ पर रिवर आती है तो आप ये देखो काइंड ऑफ ये ब्रेडेड चैनल नहीं बन रही है। आपको अगर याद हो तो ऐसे, जैसे मान लो रिवर आ रही है तो बीच में थोड़ी मिट्टी डिपॉजिट हो गई तो नदी अब ऐसे निकल के जाएगी, फिर पता चला यहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो नदी ऐसे निकल के जाएगी, फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो नदी ऐसे जा रही है बीच बीच में। तो इसको क्या बोल रहे थे, अगर आपको याद हो क्या बोल रहे थे इसको? ब्रेडेड चैनल, ठीक। तो खैर, तो ये नदी आई, ठीक है, ये नदी आई
और ये कुछ ना कुछ किनारों में डिपोजिशन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, कुछ किनारों में डिपोजिशन करेगी। फिर पता चला कि कभी बाढ़ वाड़ आ गई तो यहाँ तक चली जाएगी वो। याद करो लेवीज, याद है आपको सर? लेवीज, लेवीज को क्या बोल रहे थे? तटबंध बोल रहे थे, तटों में देखने को मिलती है। तो जब बाढ़ का क्षेत्र, जब बाढ़ आ जाती है, मान लो जुलाई अगस्त के टाइम पे बाढ़ आ गई नदी में, तो यहाँ तक है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा कुछ मिट्टी को, कुछ सॉइल को। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, क्या ये जो मिट्टी है ये हर साल रिन्यू होगी? तो आंसर इज नो, जरूर नहीं हर साल रिन्यू होगी। लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है, तो ये जो किनारे वाली मिट्टी है ये हर साल रिन्यू होती रहेगी, ये कॉन्टिन्यूसली रिन्यू होती रहेगी। लेकिन जो दूर वाली है वो कॉन्टिन्यूसली रिन्यू नहीं होती, क्योंकि हमेशा तो बाढ़ आती नहीं, हमेशा ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ तक नदी जाए ही जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये जो पास वाला है मामला, जो पास वाला मामला है, यहाँ पर आप देखिए, ये नदी के जो पास वाला मामला है, दिस इज योर खादर, और जो दूर वाला मामला है, दिस इज योर भंगर। तो जो खादर है ये खाद की तरह एक्ट करेगा। खाद कैसी होती है? खाद होती है फार्मिंग के लिए अच्छी, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी। सो इट इज न्यूली डिपॉजिटेड फ्लड प्लेन रिन्यूड एनुअली बाय रिवर फ्लड्स। खादर इज मोर फर्टाइल दैन भांगर, भांगर से ज़्यादा फर्टाइल है ये खादर। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रिन्यू होती रहती है। भांगर की अगर बात करेंगे, दिस इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, इट इज ओल्ड एलिवेटेड फ्लड प्लेन विच डिपॉजिट्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। द रीजन हैज मोर कैल्सियस डिपॉजिट। कैल्सियस का मतलब है कंकड़, कंकड़ बहुत होते हैं, ऐसा नहीं खादर में नहीं है, बट कंकड़ भांगर का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो कंकड़ बहुत उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स मेकिंग इट लेस फर्टाइल, तो उतना यहाँ पर उतना फर्टिलिटी है नहीं उसका यहाँ पे, किसका? भांगर का। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? भांगर और भाबर में कंफ्यूजन होता है लोगों को जब आप दोनों को मिक्स कर देते हैं। सी, भाबर इज अ बेल्ट, ये अपने आप में एक बेल्ट है 8 से 16 किलोमीटर की। भांगर इज अ पार्ट ऑफ एल्यूवियल फ्लड प्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर यहाँ तक सभी को? एनी डाउट्स, क्वेरीज? तो आंसर पूछ सकते हैं आप, और अगर क्लियर है तो जल्दी से बताइए, फिर हम दूसरे जो हमारे प्लेन्स हैं, दैट इज कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, उस पर आते हैं। हाँ सर, तराई में तो सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर लिखा है। देखो तराई को मैं, भांगर तो बिल्कुल बेकार है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। तराई को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल फिट ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो हटा सकता हूँ इसको पॉइंट, मतलब इसको रखने की जरूरत नहीं है। ये भांगर के लिए रखना, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि तराई में ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर किया ही नहीं जा सकता है। अगर नेशनल पार्क है वहाँ पर, मतलब लश ग्रीन वेजिटेशन है सर, ये मार्शी एरिया, मार्शी और स्वैम्पी एरिया, ठीक है। इट इज़ मार्शी और स्वैम्पी एरिया विद लश ग्रीन वेजिटेशन। तो अगर लश ग्रीन वेजिटेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस किया ही जा सकता है। लेकिन घने इतने होते हैं यहाँ पर उतना ज़्यादा, क्योंकि पेड़ उग जाएंगे तो उनको काटना, तो वो सारी चीज़ों उतनी यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी जितने कि आपको ये फ्लड प्लेन में, बाढ़ के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, खासकर खादर रीजन में। तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह सकता हूँ कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इट इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बट यहाँ पर ग्राउंड वाटर और बाकी रिवर वाटर का बहुत ज़्यादा अबंडेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लश ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिले। नेशनल पार्क याद नहीं करने आपको, नेशनल पार्क की अलग से क्लास होगी, ये बस एग्जाम्पल यहाँ पर कोट किए गए हैं बस। दिल्ली पुलिस के लिए कब से क्लासेस शुरू करेंगे बताओ, कब से करी जाए? मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे को रख लें 2 दिन। हाँ सर, क्या तराई एरिया रामसर साइड बनते हैं? तो बहुत वैसा टाइप क्वेश्चन है, मतलब रामसर और तराई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रामसर एक मतलब वेटलैंड्स होते हैं जो जिनका कंजर्वेशन करने के लिए उनको रामसर साइट में इंक्लूड किया जाता है। अब वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तराई में, तराई से कुछ लेना देना उसका। तो आज रिविजन एंड बैकलॉग करना था तो कर लो भाई, मना कौन कर रहा है? अगर आपको लग रहा है तो कर लो, फिर बाद में कर लेना इसको। लेकिन 2 दिन का तो मुझे ऑफ देना है, तो फिर मैं, क्योंकि छठ का भी ऑफ देना, तो ऐसा तो है नहीं सैटरडे का भी ऑफ दे दूँ, संडे को भी ऑफ दे दूँ, मंडे का भी दे दूँ, ट्यूसडे का भी दे दूँ, फिर पढ़ोगे कब फिर, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। चलो, तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। एलिवेटेड फ्लड प्लेन्स। अब आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे, तटीय मैदान पे। भाई मैदान का मतलब है जहाँ पे चीज़ों का डिपोजिशन हो रहा हो, सिंपल सी बात है, हैं? जहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों का डिपोजिशन हो रहा हो। तो तट में भी डिपोजिशन होता है। तट पे कहाँ पे? ये देखो, कल हमने पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ा था, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था। ये प्लेट्यू का नाम बताओ, ये प्लेट्यू का नाम बताओ, ये 1 ये 2, बता जल्दी, बता दो जरा जल्दी से। तो इसके हमने डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन पढ़ा था, एंड दैट वाज दिस वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन पढ़ा था, दैट वाज दिस ईस्टर्न घाट। यही पढ़ा था हमने, सही पढ़ा था ना? 6 स्टेट में है वेस्टर्न घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और ये साउथ ऑफ महानदी से, उड़ीसा से स्टार्ट हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो ये ना सर, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ध्यान से समझिएगा। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, दिस इज योर वेस्टर्न घाट एंड दिस इज योर अरेबियन सी, इसके बीच में ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वीय तटीय मैदान, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अब इससे पहले कि हम वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में डिफरेंस समझें, कुछ चीज़ें आप पहले ही समझ लो, जिससे कि आपको रटने का काम आसान हो जाए, फिर याद करने का काम आसान हो जाए। कल याद है मैंने आपको कुछ बताया था कि यहाँ पर कुछ तो पार्ट अटैच था, जो कि जब ये डिटैच हुआ था इंडियन प्लेट फ्रॉम द अफ्रीकन प्लेट, तो ये पार्ट पूरा सबमिट कर गया था। बिस्कुट वाला एग्जाम्पल तुम रिकॉल करो, बिस्कुट, बिस्कुट को तोड़ा था, तो रिकॉल करो जब बिस्कुट को बीच से तोड़ा था तो दिस पार्ट गॉट एलिवेटेड, राइट, और कुछ पार्ट नीचे गिर गया था,
जैसे बिस्कुट को हम तोड़ते हैं तो थोड़ा सा झड़ जाता है ना बीच का, और ये पार्ट ऊपर उठ जाता है, ये नीचे की ओर चला जाता है। तो वैसे ही हुआ, इसका जो इंक्लिनेशन है वो इस वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ झुका हुआ है पेनिनसुला प्लेट्यू, फिर डेक्कन प्लेट्यू, तो नदियाँ इसी वजह से यहाँ पर फ्लो करती हैं। खैर वो छोड़ो, नदियाँ कहाँ फ्लो करती हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो चीज़ है ये कभी अटैच्ड रही होगी, जो आज नहीं है वो गिर गई, और जब गिर गई तो यहाँ पर बड़ी स्टीप स्लोप बन गई, बड़ी तीव्र ढलान बन गई, जिसकी वजह से नदियाँ आती गिर जाती, नदियाँ आती गिर जाती, नदियाँ आती गिर जाती, उनको टाइम ही नहीं मिलता है, या फिर मैं बोलूँ जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपना डिपोजिशन करें। पहली बात तो ज़्यादा नदियाँ ही नहीं आती हैं, क्यों? क्योंकि इसका तो झुकाव उधर की तरफ है, किसका? दक्कन के पठार का। ये क्या होता है सर? ये मेरे खेत की मूली है, कल पढ़ाए थे बेटा, अगर ये भी नहीं याद आ रहा है तो पहले उसको रिवाइज करो, और नहीं तो कॉन्टिन्यूएशन में लेक्चर्स को देखो। तो ये डेक्कन प्लेट्यू का टिल्ट उधर की ओर है, तो नदियाँ उधर की ओर फ्लो कर रही हैं। तो नदियाँ जब उधर की ओर फ्लो कर रही हैं तो डिपोजिशन करता कौन है? यहाँ कौन कर रहा था? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ भी नदियाँ ही करेंगी ना। तो नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ डिपोजिशन करती हैं, जो भी अपने रास्ते से लेके आते हैं उसको डिपॉजिट कर देती हैं। अब यहाँ की ओर तो ज़्यादा नदियाँ फ्लो करती भी नहीं, करती हैं। जैसे कि हमने देखा था नर्मदा है, ये ताप्ती है, याद है आपको? ये विंध्या और सतपुरा है, तो ये बीच में नर्मदा है, सतपुरा के साउथ में ताप्ती है। देन यहाँ भी छोटी छोटी नदियाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेक्चर में। तो यहाँ पे भी छोटी छोटी नदियाँ हैं। पहली चीज़, क्योंकि बहुत ही छोटी नदियाँ तो उतना ज़्यादा डिपोजिशन नहीं है, और जो बड़ी हैं भी तो वो भ्रंश घाटी में बह रही हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही हैं। कल याद करो, ये विंध्या, ये सतपुरा है, तो ये बीच में फ्लो हो रही है नर्मदा। तो पहली बात तो एक तो नदियाँ उधर की ओर नहीं जा रही, वेस्ट की ओर ज़्यादा, और दूसरी जा भी रही तो बहुत छोटी हैं, और जो बड़ी हैं वो रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही हैं। तो पहली बात तो जा नहीं रही है ज़्यादा, तो डिपोजिशन कम, और जो जा रही है वो छोटी, तो डिपोजिशन कम, और जो बड़ी है वो रिफ्ट वैली में फ्लो हो रहा है तो उससे भी डिपोजिशन कम। क्यों? क्योंकि उनको उतना एरिया मिल ही नहीं रहा कि वो चीज़ें इकट्ठा करके ले जा सकें। बहुत ही उनका जैसे घोड़े के नहीं एकदम साइड में लगा दिया था कि बस तुमको सीधा ही चलना है, तो वैसे सीधा ही चलती हैं ये। और अगर जो थोड़ा बहुत ले भी गई तो कोस्ट ऐसा है, कोस्ट का नेचर ऐसा है कि वो एकदम ढलान सी है कि वो उनको जगह ही नहीं मिलती कि वो डिपॉजिट कर पाए। तो इसी वजह से जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आप देखो बड़ा नैरो है, बड़ा पतला है, लेकिन वहीं अगर आप ये देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तो बड़ा चौड़ा ही है। अब समझ में आ गया? अगर मैं आपको ये डिफरेंस वाली प्लेट दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नैरो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्यों चौड़ा है, क्यों वाइड है वो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ? रिट्रीटिंग कोस्ट है ये, और ये या फिर ये सबमर्जिंग है, क्योंकि ये सबमर्ज हो गया है एक पार्ट, सबमर्जिंग है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ई से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ई से एमर्जिंग कोस्टल प्लेन, एमर्ज कर रहा है क्योंकि और डिपोजिशन होता जा रहा है। ये रिट्रीटिंग कोस्ट है, सबमर्जिंग कोस्ट है, ये एमर्जिंग कोस्ट है ये, ठीक। अब यहाँ पे तो जैसे नर्मदा ताप्ती गई तो थोड़ा सा ही चौड़ा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि नर्मदा ताप्ती जा रही है थोड़ा चौड़ा हो गया। यहाँ पे भी थोड़ी सी केरल वगैरह में नदियाँ हैं ठीक ठाक, पेरियार, भरतपुजा, यहाँ भी चौड़ा हो गया, और बीच में काफ़ी पतला हो जाता है, ठीक ठीक ठीक। जब यहाँ पे नदियाँ आती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा जो रिवर के किस स्टेज में हमें फीचर देखने को मिलता है, यहाँ पे जब रिवर आती हैं तो वो ईश्वरी बनाती हैं, ज्वार बदुन्मुख। ईश्वरी क्या होता है सर? डेल्टा क्या होता है पहले वो समझो। रिवर आई, उसने पूरा यहाँ पर जो सेडिमेंट था डिपॉजिट कर दिया, डेल्टा है। यहाँ रिवर आई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ है, कहाँ डिपोजिशन, तो उसी फीचर को ईस्टरी बोल देते हैं। जब रिवर पढ़ाएंगे तो पिक्चर भी लगाएंगे तो तब दिखाएंगे, ठीक है। 3 पॉइंट समझ में, 3 ईस्टर्न के समझो, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नदियाँ पढ़ा नहीं तो समझ में नहीं आएगा भी ये, ठीक है। अब क्योंकि ये इतने चौड़े हैं मतलब इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा है, इनका महाद्वीपीय जो शेल्फ है वो चौड़ा है। ये क्या होता है? कॉन्टिनेंट की हमारी खेती गाजर होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कुछ याद करो, कुछ पढ़ाए थे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, एबिसल प्लेन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसका स्लोप या ग्रेडियंट 1 डिग्री और लेस होता है, स्लोप जिसका 2 डिग्री टू 5 डिग्री तक का होता है, राइज देन एबिसल प्लेन। तो शेल्फ जहाँ से आपकी जो मेन लैंड है, जमीन है, और समुद्र शुरू होता है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत ढलान आ जाती है, तो वो पार्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सबसे नैरो कहाँ की थी और सबसे वाइड कहाँ की थी, कमेंट में लिखो जल्दी बताओ। तो ये जो इंडिया में अगर हम देखें तो ईस्ट साइड की बहुत वाइड है, वेस्ट साइड में बहुत नैरो है। अब होता क्या है कि जो बंदरगाह जब बनाया जाता है, वैसे बंदरगाह मैंने पिछले बार इसी टॉपिक में कराया था, इसी लेक्चर में, लेकिन इस बार मैं ट्रांसपोर्ट में कराऊंगा, यहाँ नहीं, ठीक है। तो बंदरगाह क्या होते हैं, पोर्ट क्या होते हैं, जहाँ पर आके शिप्स रुकते हैं। अब शिप्स को चाहिए कि जब वो आए तो उनको थोड़ा सा गहरा पानी मिले। अब यहाँ पर क्योंकि वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मैंने आपको बताया शेल्फ का मतलब ये है कि जहाँ पे उतनी ज़्यादा ढलान नहीं होती, उतना ज़्यादा गहराव नहीं होता यहाँ पे। तो भाई पोर्ट्स कुछ शिप्स को तो ये चाहिए, उनको तैरने के लिए, पास आने के लिए थोड़ा पानी गहरा हो, जमीन में थोड़ी ना खिसक खिसक के चलेंगे, पानी चाहिए उसके लिए, जो यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि ये नैरो है। जो यहाँ नहीं मिलता क्योंकि ये इनके जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, प्लेन इतना वाइड है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतना वाइड है कि यहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और सबसे नैरो अगर आपको याद तो चिली कोस्ट की है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और सबसे वाइड है साइबेरिया की, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, दे आर फेमस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बैक वाटर नोन एज कयाल। कयाल का मतलब होता है केरल में बैक वाटर। बैक वाटर क्या होता है याद करो, जब सी के द्वारा बनाया गया लैंड फॉर्म को पढ़ा रहे थे तो वहाँ कुछ तुमको बताया था। क्या बताया था? ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको और इसको क्या बोलते हैं, रिकॉल करो जल्दी से।
क्या बोलते हैं, एच से नाम शुरू होता है, हेडलैंड। इससे अगर एक लग गया इसको क्या बोलेंगे, स्पिट, स्पिट बोलेंगे। अगर ये कोस्ट से तट से लगा हुआ है तो स्पिट कहलाता है, अगर अलग से है तो वो बैरियर बार कहला, सॉरी वो आपका बार कहलाएगा, सिंपल बार कहलाएगा वो, ठीक। ये स्पिट धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और इससे अगर मान लो जुड़ गया, या फिर मतलब या तो ये बड़ा हो सकता है, या तो ये बड़ा हो सकता है, या फिर यहां से एक स्पिट आ सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है ऐसे करके। अब ये बन गया बैरियर बार, जो इस समुद्र और इस लेक के बीच में बैरियर, ये लेक, हाँ ये लेक बन गया, जो समुद्र का पार्ट था पहले, क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन बन गया, एक डिवीजन बन गया बैरियर बार, तो इसने समुद्र से अलग कर दिया, और ये बन गया कयाल, बैक वाटर, लगून लेक, ठीक है। जो कोस्ट के अंदर पानी जो होता क्या है कि कई बार या तो ऐसे बन गया, ठीक है, लगून लेक जिसको बोलते हैं, कई बार बैक वाटर ऐसे बन जाते हैं कि समुद्र किनारे जो होता है लहरें आती हैं, लहरें आती हैं तो पानी इकट्ठा करती जाती हैं, इकट्ठा करती जाती हैं, इकट्ठा करती जाती हैं। जैसे लहर आई, थोड़ा पानी रख दिया, लहर चली गई, लहर आई, फिर आई, थोड़ा पानी और इकट्ठा हो गया, थोड़ा और पानी इकट्ठा हो गया, तो धीरे 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 पानी इकट्ठा होते 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 क्या बन जाता है, बैक वाटर, जिसको हम बोलते हैं कयाल, ठीक। जैसे एक पुन्नामाडा कयाल है केरला में, वो नेहरू बोट रेस के लिए काफ़ी फेमस है, तो पुन्नामाडा कयाल के बारे में ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, पुन्नामाडा कयाल, ओके, क्लियर है। अब इनके नाम पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताओ। जिसका इससे लो लग रही है वॉइस, तो इससे तेज़ तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप अपना उससे देख लो फ़ोन में। सही प्लेस इन आउट ऑफ टेबल फ्रॉम अमेज़न 15 डेज लेटर इज नॉट डिलीवर्ड। अभी अमेज़न से पूछो, हम क्या करें इसमें, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। यस स्टिकोरिया विजडम। चलो तो समरी करते हैं, समरी ये है सर, समरी ये है, यहाँ पे आइए आप, समरी देखिए आप, ठीक है, मुझे पता था समरी का तुरंत रहता है ना। ये हैं वेस्टर्न घाट, ये हैं ईस्टर्न घाट, ठीक, क्लियर। ये हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक। कौन सा चौड़ा है, कौन सा चौड़ा है, ये मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ा है, चौड़ा कि नहीं चौड़ा, तो ये एमर्जिंग कोस्ट है, ये समर्जिंग कोस्ट है, ये रिट्रीटिंग कोस्ट है। ये कोस्ट म्यूटिलेटेड तुमको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बहुत ही प्रॉपर नहीं, म्यूटिलेटेड अजीब सा कटा टाइप देखने को मिलेगा। ये अगर बात करेंगे तो बहुत स्मूथ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत वाइड है, तो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल है। यहाँ पर रिवर डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पर रिवर ईस्टुअरी बनाती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर वाइड है, यहाँ पर वाइड है, बीच में थोड़ा सा नैरो है, बस ये पढ़ा है। अब इनके हम नाम पढ़ते हैं, इनको अलग अलग क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। गुजरात में गुजरात प्लेन या काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका कच्छ वाला एरिया, ये है काठियावाड़, तो काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। ये कोंकण, कोंकण मतलब महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र गोवा वाले को कोंकण बोलते हैं, यहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में हो गया कर्नाटक कोस्टल प्लेन, जिसको कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। ईस्टर्न में आ जाओ तो ईस्टर्न में तमिलनाडु, तमिलनाडु को बोलते हैं कोरोमंडल, तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। आंध्र प्रदेश को ऊपर अगर बात करेंगे तो इसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, उत्कल प्लेन बोलते हैं उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल में बोलते हैं बैगा कोस्ट। सब नोट्स में आपको मिलेगा ये, ओके, क्लियर हो गया। अब हमारा कितने खत्म हो गए, यानी दो हो गए थे कल तक, और दो और हो गए। अब आते हैं सबसे छोटे फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, एंड दैट इज ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, महान भारतीय थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जिसके नाम पे थार गाड़ी का नाम पड़ा, जिसको कि मोस्टली सब तो नहीं लेकिन काफ़ी साइको ड्राइव करते हैं उसको, ठीक है, ठोकना पीटना, ठोक के भाग जाना, राइड ड्राइविंग करना उनका आम पेशा बन चुका है। तो ये है थार डेजर्ट की एक्चुअल लोकेशन, ओके। होता क्या है, यहाँ पे अरावली, यहाँ पे अरावलीज, ठीक है, अरावलीज यहाँ पे पता है आपको, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, एपिसेंट्रल आइलैंड। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया में फैले हुए हैं, टोटल भारत के 4 राज्यों में फैले हुए हैं। ये गुजरात में सर्टन पार्ट है, राजस्थान का आधे से भी ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है थार डेजर्ट ने, पंजाब और हरियाणा तक जाते हैं ये। तो 4 भारतीय राज्य हैं, एक तो गुजरात, सबसे ज़्यादा है आपके राजस्थान, राजस्थान का 50% से भी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। बात करें ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट की, तो इट लाइज नॉर्थ वेस्ट टू द अरावली रेंज, इफ यू कैन सी दिस इज योर अरावली, और अरावली का ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो अरावली, एक सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का ओरिएंटेशन तो बताना जरा। इट एक्सपीरियंसेस लो रेनफॉल अबाउट 150 मिलीमीटर पर ईयर, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं, थोड़ी बहुत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा रेनफॉल ये नहीं है, ठीक है। मतलब 2 कारणों की वजह से ये डेजर्ट है, एक तो ठीक है रेनफॉल का रीज़न तो है ही, लेकिन मेन ऐसा जब मानसून पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये रेन शैडो एरिया में आता है, छाया क्षेत्र में आता है। याद हो अगर आपको रिलीफ रेनफॉल में, तो ये विंडवर्ड साइड था, ये लीवर्ड साइड था, तो कुछ यहाँ पे भी वही काम करता है। जब मानसून पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो वो भी है, ठीक है, लो रेनफॉल तो होती है, लेकिन साथ ही साथ ये समुद्र से थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटलिटी करके एक इफेक्ट होता है, महाद्वीपीयता, वो भी एक कारण है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको अरुणाचल का ओरिएंटेशन पूछा, तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, पेपर में लिख के आता है, लेकिन कहीं कहीं पे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, दोनों नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये भी कहीं कहीं पे रहता है, ठीक है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कुछ कुछ जगह मैंने देखा है ये भी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। देन उसके बाद ईस्टर्न हिल में आएंगे तो नॉर्थ साउथ हो जाता है, सिक्किम में ईस्ट वेस्ट है ना,
जम्मू कश्मीर में कैसा है, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है जम्मू कश्मीर में। खैर, तो समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, समर्स में बहुत गर्मी होती है, विंटर्स कोल्ड होती है, ठंडी होती है विंटर्स में, ठीक है, बहुत ठंडी होती है। आप समझ सकते हैं। तो राजस्थान में अगर कोई गया हो या फिर अगर आप रहते होंगे तो आपको पता ही होगा कि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और रात में खास, सर्दियों में तो ठंडी होती है, लेकिन ये तो हो गया फिर, ये तो हो गया एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आई कैन से। एक चीज़ होती है डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन डायरनल का मतलब होता है डेली। डेली मतलब दिन के समय जब सबसे ज़्यादा था टेम्परेचर और रात के समय जब सबसे कम था टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं डायरनल रेंज, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। दिन में बहुत गर्मी, रात में एकदम से ठंडी हो गई, तो दिस इज डायरनल रेंज, वो भी ज़्यादा होती है यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली, मीनिंग लैंड ऑफ डेड। मोस्ट रिवर्स हेयर आर एफिमरल इन नेचर। एफिमरल का मतलब ये होती है सीजनल नेचर की हैं, यानी कि जब मानसून वगैरह होता है तभी थोड़ा बहुत फ्लो होती है। कुछ नदी तो ऐसी हैं जैसे लूनी वगैरह, ठीक है, लूनी, तो इसको एक हम लवणवारी भी बोलते हैं, इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत होता है। सब रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नदी तो होती है जैसे लूनी हो गई कि ये समुद्र में जाके मिल ही नहीं पाती, इतना कम पानी होता है यहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट में फ्लो होती है इसलिए। एफिमरल का मतलब ये होता है सीजनल, सीजनल नेचर का होना। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा द एरिया वॉज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। तो मेसोजोइक एरा के टाइम पे ये वाला जो पूरा एरिया है वो सबमर्ज्ड था वाटर में, पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था, क्योंकि आज हमें ऐसे अवशेष मिलते हैं। अब ये जो मेसोजोइक एरा है ना, ये डायनासोर का एज है लगभग, आप बोल सकते हो लगभग 250 से लेके 70 मिलियन साल तक का जो पूरा एज है, ठीक है, मिलियन ईयर से को, ये मेसोजोइक एरा बोलते हैं। तो ये डायनासोर का जो एज है जिसमें कि आपका ट्रासिक, जुरासिक, क्रिटाशियस पीरियड्स आते हैं। अगेन ये अलग से जिसने बोला था वीडियो डालने का, तो जो मैं वीडियो डाल दूंगा तो आपको ये दिख जाएगा कि मेसोजोइक क्या होता है, सब पीरियड क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए ये लाइन थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मेसोजोइक एरा के टाइम पे ये पानी, ये जो क्षेत्र है, ये पानी के अंदर डूबा हुआ था। एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन खत्म हो गया। कितने हो गए? 2 पहले पढ़ चुके थे, 3 अभी पढ़े, 5 हो गए। अब आते हैं आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, दैट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड। भारत के जो महाद्वीप हैं उनके बारे में देखना है, सॉरी महाद्वीप बोल रहा हूँ, द्वीप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। चलो, so an island is a piece of land that is completely surrounded by water and is smaller than a continent. Island वो है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसको, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन अगर बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में 2 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है। आइलैंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो काफ़ी बड़े हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जो अपने आप में सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। एक तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, और एक अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। तो एक लक्षद्वीप है, एल से लेफ्ट, एल से लक्षद्वीप ऐसे याद कर लो, एल से लेफ्ट, एल से लक्षद्वीप अगर किसी कन्फ्यूजन है, और अंडमान निकोबार आइलैंड से जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक। हम एक एक करके जैसे अंडमान निकोबार को पकड़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहेंगे। देखो, ये तो आपको पता है इंडियन प्लेट ऊपर की ओर आई, टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। यूरेशियन प्लेट कुछ इस तरीके से थी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का टकराव हुआ कि सिंटैक्शियल बेंडिंग हुई, एंटी क्लॉकवाइज जैसे टर्न मारा। प्लस ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इंडियन प्लेट का वो वाला पार्ट जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो इसको हम ओशनिक प्लेट बोलेंगे। आप खुद मुझे बताओ, ये मैंने आपको जब वर्ल्ड जॉग्राफी पढ़ा रहा था बताया भी था, फिर से बताता हूँ। जैसे ये पूरा इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराया, ये भी कॉन्टिनेंटल, ये भी कॉन्टिनेंटल। यहाँ पर आपकी ये सुंडा प्लेट बोल लो या फिर बर्मा प्लेट बोल लो, यहाँ पे है जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं। तो कोई भी प्लेट ऐसा नहीं कि पूरी कॉन्टिनेंटल हो या पूरी ओशनिक हो, इट डिपेंड्स। जैसे यहाँ पे ये यूरेशियन से मिल रही है तो इसका जमीन का हिस्सा मिल रहा है, जमीन का हिस्सा मिल रहा है, तो ये कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा पानी है, तो जब ये बर्मा प्लेट से मिला होगा, बर्मा के कॉन्टिनेंट से, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट और ओशनिक का क्या हुआ होगा, कन्वर्जेंस हुआ होगा। और आपको पता है कि जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलती है तो क्या होता है, जब कन्वर्जेंस होता है तो सबडक्शन होता है, सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। इस तरीके से सबडक्शन होता है, एक प्लेट नीचे जाती है दूसरी प्लेट के, तो इसमें कौन जाएगी, ओशनिक जाएगी। और जब सबडक्शन होता है तो क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। क्यों? जब सबडक्शन होता है तो नीचे जाकर वो पिघल जाती है, वो जो क्रस्ट का पार्ट होता है, और वो एक्स्ट्रा जो लावा निकलता है बनता है वहाँ पर, वो लावा के फॉर्म में निकल आता है वॉल्केनिज्म से। तो यहाँ पे जो हम अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड देखते हैं, इनके पीछे 3 कारण है, मेन 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे जो हिमालय आए, तो जो फिर सिंटैक्सल बेंडिंग हुई, इसके बाद ये म्यांमार गए। म्यांमार में ये वाला जो पार्ट है, ये म्यांमार गए इस तरीके से, आपको पता है इस तरीके से, ठीक है, ये म्यांमार है, याद है ना भाई आपको, हिमालय कुछ इस तरीके से, सिंटैक्सल बेंडिंग नामचा बरवा में, फिर इस तरीके से ये पार्ट, ये जो है ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, जिसको अराकान योमा बोलते हैं। रखीन स्टेट पड़ता है यहाँ पर म्यांमार में, रखीन, RAKHI, रखीन जो भी बोलना चाहो। यहाँ पर अराकान योमा करके एक माउंटेन रेंज है जो कि हिमालय का एक्सटेंशन है। अब यहाँ तो पे पानी है, यहाँ पे दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो फिर से दिख जाती है। बस यही है अंडमान निकोबार, जो कि सबमर्ज्ड पार्ट है अराकान योमा का। तो अंडमान निकोबार क्या है, सबमर्ज्ड पार्ट है किसका, अराकान योमा का, जो यहाँ पे हमें दिख जाते हैं। वो जो पहले कहानी बता रहा था तुमको, वो क्या कहानी थी, वो कहानी इसलिए बता रहा था कि भाई यहाँ पे सबमर्जेंस हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर कुछ आपको वॉल्केनो भी देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और तीसरा क्या कारण है वो भी बताते हैं। लेकिन 2 आपको समझ में, एक तो एक्सटेंशन है ये अंडमान निकोबार किसका, अराकान योमा का, ठीक है, जो अराकान योमा में म्यांमार के रखाइन स्टेट में देखने को, रखाइन प्रोविंस में देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, तो भारत में वॉल्केनो अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो सिर्फ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, ओके।
अब आ गए हैं हम अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। तो ये सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा माउंटेन्स रेंज ऑफ म्यांमार टोटल 572 आइलैंड से मिलकर बना है, तभी हम इसको अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं, सिर्फ आइलैंड नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये द्वीपों का समूह है ये, ठीक है, ये द्वीपों का समूह है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, 572 टोटल ग्रुप ऑफ आइलैंड जिनसे मिलकर बना है। और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है तो उसी को हम आर्कीपेलागो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो कुछ और नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ही बोलते हैं आर्कीपेलागो। टोटल 572 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और लार्जेस्ट इसमें ग्रेट निकोबार, लेकिन कहीं कहीं पे आप तो ग्रेट निकोबार मत याद रखो आप, आई नो कि उसमें पैटर्न ग्रेट निकोबार लिखा होगा, आप मिडिल अंडमान, अब कहीं हो सकता है कि नॉर्थ अंडमान दिया हो, कहीं ग्रेट निकोबार दिया हो, लेकिन आप मिडिल अंडमान याद करके रखो। अगर मिडिल अंडमान ऑप्शन में ना हो, नॉर्थ अंडमान हो तो नॉर्थ टिक करना, क्योंकि मिडिल और नॉर्थ के बीच में ज़्यादा कोई गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनके साइज़ में। और उसके बाद अगर वो ना हो तो ग्रेट निकोबार। सही, नॉर्थ क्या है, मिडिल क्या है, रुको देखो है क्या, आप यहाँ पे आओ, ठीक है, आप ना एक काम करो, आप जो है यहाँ पे फोकस करो भी, देखो यहाँ पे आओ आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा नॉर्थ और ये है क्या। हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो जिसमें कि ऊपर है अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक, ये बात समझ में आई कि ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है नॉर्थ अंडमान। ये क्या है, मिडिल अंडमान। ये क्या है, साउथ अंडमान। ये क्या है, लिटिल अंडमान। ये क्या है, कार निकोबार। ये क्या है, लिटिल निकोबार। ये क्या है, ग्रेट निकोबार। समझ में आ गया? यानी ऊपर ये 4 अंडमान, नीचे 3 निकोबार, और इनको डिवाइड करने वाली ये लाइन जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये क्या है, ये कोई लाइन बनाई गई है क्या, दीवार बनी है क्या समुद्र के बीच में? ना, एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन तो सुनेला लग रहा है, हाँ लैटिट्यूड है ये, 10 डिग्री लैटिट्यूड है ये। इनका अगर आप एक्सटेंशन देखोगे, अगर आप इनका एक्सटेंशन देखोगे तो अगर आपको याद हो तो भारत का एक्सटेंशन 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री था कि नहीं था? अंडमान निकोबार कुछ ऐसे हैं, ऐसे करके, यानी कि ये थोड़ा सा और नीचे से शुरू हो रहे होंगे, कहाँ से, 6 से 14 डिग्री, 6 से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है इनका एक्सटेंशन। और लॉन्गिट्यूड की बात करें 92 से 94, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल उतना विस्तार नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल बहुत ही कम विस्तार है। तो लॉन्गिट्यूड में सिर्फ 2 लॉन्गिट्यूड 92 टू 94, और यहाँ पर 8 लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूडनल तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट हमें देखने को मिल रहा है। समझेगा? तो ये 10 डिग्री नंबर का लैटिट्यूड है जो इनको डिवाइड कर रहा है, काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन। ठीक, ओके। इसी तरह एक और डिवीजन है साउथ और लिटिल के बीच में, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। ये एक स्ट्रेट है, एक नैरो वाटर बॉडी है, क्योंकि साउथ और लिटिल के बीच में ज़्यादा गैप नहीं, वो तो मैंने कुछ चीज़ें अभी हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए ज़्यादा गैप बना दिया है, लेकिन ये एक स्ट्रेट है, एक जल डमरू मध्य, अगर आपको याद हो जैसे पाक स्ट्रेट था, नैरो वाटर बॉडी जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड कर रहा था, उसी तरीके से ये डंकन पैसेज है। ये समझ आ गया कौन किसको डिवाइड कर रहा है। तो 10 डिग्री चैनल इज डिवाइडिंग एंटायर ग्रुप ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड डंकन पैसेज इज डिवाइड बिटवीन द साउथ एंड द लिटिल अंडमान। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ की कैपिटल पूरे अंडमान और निकोबार की है श्री विजयपुरम, जिसको पहले पोर्ट ब्लेयर बोलते थे, वो यहाँ पर साउथ अंडमान में लोकेटेड है, श्री विजयपुरम। पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है, जिसको बोलते हैं सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक जो है पूरे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी। देन अगर हम सेकंड हाईएस्ट पीक की अगर बात करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट पीक आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है माउंट थ्विलर। देन थर्ड हाईएस्ट पीक जो, और इनकी हाइट है कितनी, तो जैसे अगर मैं बात करूं सैडल पीक की तो 738 मीटर है, 738 मीटर, इसका याद रखना है। थ्विलर का भी याद कर सकते हो, ठीक है, 642 मीटर, लेकिन सैडल का याद करना। देन थर्ड हाईएस्ट पीक है मिडिल अंडमान में, जिसको बोलते हैं माउंट दियावोलो, माउंट दियावोलो, हाइट याद नहीं रखनी है। देन साउथ अंडमान में है माउंट कोयोब, इसकी भी हाइट नहीं याद करनी है, तो ऐसे याद करो। देखो वो भूल जाओ जो यहाँ बना रहे हो, देखो सबसे हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक, थर्ड हाईएस्ट पीक, फोर्थ हाईएस्ट पीक, बस ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो सबसे ऊपर हाईएस्ट है, सबसे नीचे सेकंड हाईएस्ट है, फिर उसके ऊपर चले जाओ थर्ड हाईएस्ट, और उसके नीचे फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, याद हो गया। और ये है कि जो बैरन वोल्केनो है, जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, वो यहाँ पर साउथ अंडमान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, जिसका नाम है बैरन वोल्केनो। ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट बताया था। एक्टिव वो जिसमें पहले भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी, आज भी हो रही है और कल भी होगी। डॉर्मेंट होगी, काफ़ी पहले हुई थी लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं हुई है और कभी भी हो सकती है। एक्सटिंक्ट ना तो जाने कब से हुई और ना अब होगी, खत्म हो गया वो। ठीक है, ये बैरन हो गया। और नारकोंडम नॉर्थ अंडमान के एकदम ईस्ट में है, ये एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। नारकोंडम कैसा है ये डॉर्मेंट है। ये कैसा है, ये एक्टिव है। ठीक, इतनी चीज़ें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, समझ में आई कि नहीं आई, बता दीजिए। यहाँ पे तुमको देखोगे रिचीज आर्किपेलागो, ये रिचीज आर्किपेलागो इसी का पार्ट है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में पड़ता है रिचीज आर्किपेलागो। लैबिरिंथ आइलैंड ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो ये हैवेलॉक आइलैंड है हैवेलॉक आइलैंड, इसका नाम हो चुका है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप हो चुका है।
रॉस आइलैंड का नाम हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र जी के उनके नाम पे। अभी ये सारी चीज़ें आगे लिखी होंगी आई थिंक, ठीक है, सब लिखा होगा। ये रॉस आइलैंड आपका हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील हो चुका है शहीद द्वीप। हैवेलॉक हो चुका है स्वराज द्वीप। याद कैसे रखेंगे भाई? आपको जब लॉक कर लिया जाए, लॉकअप में डाल दिया जाए और फिर आपको छोड़ दिया जाए, तो मतलब आपको छोड़ दिया गया स्वराज, अब आपका राज है, ठीक है। ऐसे कुछ तो रिलेट करके याद करो ना कि लॉक कर दिया गया, इसके बाद छोड़ दिया गया तो तुम्हारा राज है, स्वराज है, या लॉक कर दिया गया तो तुम्हारा राज खत्म हो गया। जो लोग शहीद हो जाते हैं तो मतलब जो कुछ याद कर लो, ऐसे नीले कपड़े उनको पहना दिए जाते हैं, ठीक है, शहीद हो गए। और सुभाष चंद्र बोस जी बॉस थे, बॉस बॉस, ठीक है। ध्यान रखना रॉस आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार, बट ये इनहैबिटेड नहीं है, रहता नहीं कोई यहाँ पे। ये स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड है, जहाँ पे कोई रहता हो, इनहैबिटेड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे जो ट्राइब है, जैसे अंडमान में नॉर्थ अंडमानी से जरावा, ओंगे, सेंथलीज है। निकोबार में शॉम्पेन ट्राइब है और निकोबारीज ट्राइब है। ट्राइब के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। ये पीवीटीजी में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ये बता चुका हूँ 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को डिवाइड करता है। अंडमान को निकोबार से, या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। आप देखो, ये भी तो बोल सकते हैं लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल, कर रहा है कि नहीं? अब आप यहाँ पर पिक्चर में देखो आप, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है। ये डंकन पैसेज है दोनों के बीच में। देन ये 10 डिग्री चैनल है जहाँ से निकोबार शुरू है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार लिखा नहीं यहाँ पर, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो हम पढ़े थे कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है, जो 2004 की बॉक्सिंग डे सुनामी में डूब गया था 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। साउथ अंडमान के देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपका बैरन, और नॉर्थ अंडमान के एकदम ईस्ट में नारकोंडम। सैडल पीक है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट थुइलर यहाँ पे, थर्ड हाईएस्ट दियावोलो यहाँ, और कोयोब यहाँ है। नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड जो पहले रॉस आइलैंड था वो ये, शहीद द्वीप, नील आइलैंड जो पहले था, स्वराज द्वीप जो पहले हैवलॉक आइलैंड था। और साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आपको दिख रही है, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर दिख रही है, जिसका नया नाम क्या हो चुका है? जिसका नया नाम हो चुका है श्री विजयपुरम। और कोको चैनल क्या है? जो अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करती है। अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करी। म्यांमार ऊपर ही है ना, म्यांमार ऊपर ही है ना, वहीं से तो अराकान वहाँ आ रही है। तो कोको चैनल है वो जो डिवाइड कर रहा है, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दीजिए। हो गया तो कुछ यहाँ के वो देख लेते हैं नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, ठीक है, तो ये रहे यहाँ के नेशनल पार्क, जैसे कि सैडल पीक नेशनल पार्क है, मिडिल बटन आइलैंड है, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। देन साउथ बटन जितने भी हैं सब अंडमान में यहाँ के। देन रानी झांसी है, महात्मा गांधी है, माउंट हैरिएट है, तो ज़्यादातर वहीं ऊपर मिलेंगे। कैंपबेल, घंटा और गैलाथिया, ये यहाँ के निकोबार में। सर मैं तो रॉस आइलैंड गया था घूमने, दिया जाता है, क्या दिया जाता है? मनीष भाई बोल रहे हैं तराई एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग बट इन्वायरमेंट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग। मनीष जी जो हैं अभी काफ़ी पीछे हैं लगता है, आने देते हैं, मनीष भाई का इंतजार करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया, ओके ओके ओके। रिचा जी, सबमर्जिंग का मतलब ये होता है कि वो नीचे की ओर है, मतलब वहाँ पे सबमर्ज चीज़ें हो रही हैं, डूब रही हैं। एमर्जिंग का मतलब है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जहाँ पे चीज़ें एमर्ज हो रही हैं वो, और उसका एरिया जो चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं, जो फ्लड प्लेन जिससे बने हुए हैं, जो वो मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। ऐसा नहीं कि एलुवियल सॉइल सिर्फ यहीं पे, एलुवियल सॉइल यहाँ पे भी है, डेल्टा यहाँ पे रिवर्स है, तो वो चीज़ और एमर्ज होती जा रही है, तो एमर्जिंग है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क आपके यहाँ पे वैसे पढ़ेंगे नेशनल पार्क वाली क्लास में, ठीक है, ओके। तो ये है पूरा लिस्ट। अब आते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। तो लक्षद्वीप इट वाज फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट। हाँ, तो अब वो जो मैंने बताया अंडमान के बाद 3 चीज़ों कैसे बने, एक तो जो अराकान योमा उसका एक्सटेंशन है पहला, दूसरा कि वॉल्केनिक नेचर भी है कुछ, तो जैसे बैरन का हो गया, नारकोंडम का हो गया, और तीसरा कोरल भी है वहाँ पे। कोरल के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, और फिर वहाँ ये भी बताया था कि जब एनवायरमेंट इकोलॉजी होगा तो उसके एंगल से भी कोरल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप रिकॉल करना चाहें कोरल के बारे में तो क्या है ये, तो कुछ नहीं, मतलब ऑर्गेनिजम्स है जिनको एनिमेलिया उसमें रखते हैं, प्लांट नहीं मानते, एनिमल्स कंसिडर करते हैं, जहाँ पे ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जूज़ैंथेले एल्गे के साथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उनको काइंड ऑफ, अगर कोरल्स की बात करें, वो एल्गे को काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं वाटर मिनरल्स एंड रहने के लिए जगह देते हैं। एंड एल्गे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खाना देते हैं। कोरल के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या थी, एक तो फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, सॉल्ट वाटर चाहिए, तभी एकदम कोस्ट बने आपको देखने को मिलेंगे। प्लस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोरल जो आइलैंड्स कोरल्स होते हैं उनको टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और क्लियर सनशाइन चाहिए, मडी वाटर नहीं चाहिए। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एंटायरली कोरल के बने हुए हैं, पूरी तरीके से कोरल के बने हुए हैं। लेकिन जो अंडमान निकोबार है वो भी कोरल डिपोजिशन है। इनफैक्ट यहाँ से ज़्यादा कोरल अंडमान निकोबार में। जी हाँ, क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में कि कोरल के तहत जो कवर्ड एरिया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में, जबकि लक्षद्वीप पूरे ही कोरल के बने हुए हैं। फिर भी जैसे वहाँ 572 आइलैंड थे तो यहाँ 36 हैं। सबसे बड़ा अंड्रोट है, सेकंड सबसे बड़ा मिनिको है, और सबसे छोटा बित्रा है, बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर वाली, ठीक है। लैटिट्यूड का एक्सटेंशन है 8 से 12 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है, जैसे कि अंडमान निकोबार नीचे थोड़ा सा, तो 6 से लेकर 14 तक था, ये यहाँ से 8 से लेकर 12 तक। कौन? लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप। और लॉन्गिट्यूड 71 से 74, वो कितना था? 92 से 94, 90 to 94, ये 71 से 74 है। बिकॉज आप देखो ये 68 था ना, गुजरात वाला 68, याद है आपको? तो ये आपका हो जाएगा लगभग वही 71 to 74, ओके, याद रखना। अब ये जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे वहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे इनको, अंडमान ऊपर वाले, नीचे वाले निकोबार, वैसे इनको हम ऊपर वालों को इन सबको बोल देते हैं अम्मी निधि। क्या बोलते हैं? अम्मी निधि।
और नीचे वालों को बोल देते हैं कैन्ननोर। क्या बोलते हैं? कैन्ननोर। ये सब कैन्ननोर में आते हैं। कौन कौन पूछ सकता है? पूछा तो नहीं, सवाल तो देखा नहीं मैंने, लेकिन पूछ सकता है। जैसे बित्रा, सबसे जो छोटा वाला है, सबसे बड़ा अंड्रोट, ये दोनों ही अमीनिदी ऊपर हैं, यानी ऊपर वालों को अमीनिदी बोल देते हैं। लेकिन ये क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने अभी अंडमान निकोबार पढ़ा, तो उस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई इस तरीके का प्रॉपर क्लासिफिकेशन, बट फिर भी ये अमीनी दीवी बोलते हैं इनको, अमीनी दीवी। और ये है कैननोर, ठीक है, जिसमें आएगा आपका ये क्या, अगाटी, कैननोर में आएगी। अगाटी दिख रहा है, पता है लक्षद्वीप का एक ही एयरपोर्ट है और वो अगाटी में, जबकि अगाटी इसकी कैपिटल नहीं है, कैपिटल इसकी कावारट्टी है। इसकी एक कैपिटल है, जैसे वहाँ शिवजयपुरम थी वैसे यहाँ कावारट्टी है, लेकिन जो एयरपोर्ट है यहाँ का अगाटी में। तो अगाटी, कावाराटी, सुहेली, कालपेनी, चरियाम, ये सब कैननोर में है। लेकिन किल्टन, चल्टन, बित्रा, अमीनी, अंद्रौत, ये सब कड़मट, ये अमीनी दीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड में आते हैं, ठीक है। अब इनको कौन डिवाइड करता है? इनको डिवाइड करता है 11 डिग्री चैनल, ओके। अमीनी दीवी को कैननोर आइलैंड से। ये है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री का लैटिट्यूड है। ये क्या करता है? ये जो है पूरे लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। अच्छा, मिनी कॉय क्या है सर? मिनी कॉय कोई देश है क्या? नहीं, ये हमारी ही टेरिटरी है, लक्षद्वीप की ही टेरिटरी है, लेकिन बहुत अलग हो गई है, अलग थलग पड़ी हुई है। तो ये जो लक्षद्वीप पूरा है ऊपर वाला, और आपको मिनी कॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और इसके नीचे एक देश आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मालदीव्स। तो ये ऐसे समझ लो, ये हो गया आपके अमीनिदी आइलैंड्स, ये हो गया आपके कैननोर आइलैंड, ये हो गया आपका मिनी कॉय, और ये हो गया आपका मालदीव्स। सो गाइस देखो, ये है 11 डिग्री चैनल, ठीक है, एंड दिस इज योर 9 डिग्री चैनल, एंड दिस इज योर 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री किसको अलग कर रहा है? लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग कर रहा है, ठीक है, लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और 8 डिग्री लक्षद्वीप को मालदीव से, या फिर 8 डिग्री को हम बोल सकते हैं लक्षद्वीप को मालदीव से तो अलग कर ही रहा है, मिनी कॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं। और 11 डिग्री तो मैंने बता ही दिया आपको। क्लियर और नॉट? किसी कोई डाउट है? बताओ जल्दी से। बस खत्म हो गया हमारा। बस ये थोड़ा 3-4 आइलैंड और हैं, ठीक है, इधर उधर किनारे जो डिस्प्यूटेड हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। लेकिन पहले ये बताओ, कोई इसी का कोई डाउट तो नहीं है? लक्षद्वीप की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई अभी? जल्दी बार का ही पार्ट है ये, बताया था 572, 572। ख्याल बता दिए सर, मतलब क्या सो रहे होते क्या आप लोग? 2 बार बता चुका हूँ मैं। चलो ना बताया, रिपीट करके भी किसी ने बोला था रिपीट कर दो, तो मैंने रिपीट किया था उस चीज़ को। साइकोटेक जी वो अखंड मान को बाहर नहीं है। माउंट दिया वालों कहाँ है? हमारे घर के बगल में दिया वालों। क्या लिखा है? कुछ नहीं है पूछने को, तो कुछ पूछ लेता हूँ, अच्छा लगेगा। व्हाट इज़ मरीन नॉप? मतलब मरीन नॉप, नॉप तो मैंने पहली बार सुना है। डेजर्ट कैसे बनते हैं? वो जब क्लाइमेट मतलब इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। एक तो कारण मैंने बताई था ना, वो वेस्टर्न साइड में क्यों डेजर्ट होते हैं, बताया था ना। चलो, वीकली टेस्ट कब होगा? वीकली टेस्ट होगा मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को करवा लेंगे, कल तो क्लास होगी, ठीक है। चलो, तो छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। कुछ डिस्प्यूटेड है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है न्यू मोरी आइलैंड। इंडिया और श्रीलंका के बीच में यह कच्चा तीवू करके टेरिटरी पड़ती है, आइलैंड पड़ता है कच्चा तीवू आइलैंड, तो ये भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल अनहैबिटेड आइलैंड इन पाक स्टेट। श्रीलंका अपना क्लेम करता है, इंडिया अपना क्लेम करता है। खैर ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। कंट्री आपसे पूछेगा किन कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है। सर क्रीक लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, गुजरात के ऊपर अगर देखोगे कच्छ वाले एरिया के ऊपर, तो सर क्रीक लाइन है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहती है ये, ओके। देन इंपॉर्टेंट इंडियन आइलैंड्स पे आएंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसको व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग करी जाती है, जो पहले व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, लेकिन अभी एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे इसका नाम है, ठीक है। और ये उड़ीसा के चांदीपुर में है। आलिया बेट आइलैंड, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट गुजरात, एक रिवर आइलैंड है, ये गुजरात में पड़ता है। इट इज़ अ रिवर आइलैंड इन द डेल्टा ऑफ नर्मदा रिवर, एक डेल्टा से बनता है आलिया बेट, और एक रिवर से बना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। देन अगर बात करेंगे गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में देख चुके हैं। इट इज़ बिटवीन साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड वेस्ट, याद हो अगर आपको हो तो। यहाँ पे देखिए ये पाक बे था, ये पाक बे था, और नीचे ये पूरा क्या था, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार था। ये पारीकोड आइलैंड उड़ीसा में है। कुछ आइलैंड्स अलॉन्ग दी वेस्ट कोस्ट देखिए यहाँ पर, तो एक तो दीव आइलैंड है, दमन और दीव। पीरम बेट है आपका गल्फ ऑफ खम्बाट। तो इस तरीके से ये जो आप देखते हैं ना, दिस इज़ योर गल्फ ऑफ खम्बाट, ये गल्फ ऑफ खम्बाट है। तो यहाँ पर पीरम बेट आइलैंड है गुजरात में, ध्यान रखेंगे। बेट द्वारका जो नगरी माना जाता है कभी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज आपको पता है सबमर्ज्ड है। आज द्वारका टूरिज्म भी चलता है ना, आपको पानी के अंदर ले जाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं द्वारका टूरिज्म। तो वो सबमर्ज्ड है पूरी सिटी, है ना, जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। द्वारका, जो द्वारका नगरी है वो पहले जुड़ी हुई थी, जो वही मैं आपको बताता हूँ, पहले ही जुड़ा हुआ था, फिर ये टूटा है, ये पार्ट टूट के नीचे गिरा है। एलिफेंटा आइलैंड, तो एलिफेंटा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है ये एलिफेंटा। सलसेट दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट आइलैंड इन द मुंबई एंड ठाणे, ये भी महाराष्ट्र में। ये जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सलसेट बसाइन ये सब पढ़ेंगे, वहाँ पे संधियाँ हुई हैं यहाँ पे, तो आपको बस ये याद करना है लोकेटेड कहाँ पे है। तो जैसे पीरम बेट गुजरात में, बेट द्वारका गुजरात में, एलिफेंटा महाराष्ट्र में, सलसेट आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। वेंगुर्ला जो रॉक्स हैं ये भी आपका बर्न्ट आइलैंड में पड़ती हैं, ये भी महाराष्ट्र में। सेंट मैरी आइलैंड आपका कर्नाटक में है, ये हो गया वेस्ट कोस्ट में। अब ईस्ट कोस्ट में आ जाओ, सागर आइलैंड है,
ठीक है। सागर आइलैंड जो आपको देखने को मिला कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। न्यू मूरे अभी पढ़ा था आपने, ये डिस्प्यूटेड है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तो अभी बे ऑफ बंगाल में होगा। अब्दुल कलाम अभी देखा व्हीलर आइलैंड, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है। श्रीहरिकोटा से क्या होता है, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है, यहाँ से सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, बिकॉज जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो आपका श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है, इंडियाज प्राइमरी ऑर्बिटल लॉन्च साइट है ये। देन रिवराइन आइलैंड में, ये तो हमने पढ़े थे जो मेनली रिवर नहीं बना रही थी, एक्सेप्ट अगर हम एक को छोड़ दें, दैट वाज आपका ये क्या बोलते हैं, दिस पीरम बेट वाला, ठीक है। तो बाकी तो सब अगर हम देखें तो ज़्यादातर कैसे बन रहे थे, सॉरी आलिया बेट वाला, बाकी तो सब वैसे ही थे, क्या बोलते हैं, रिवराइन, ठीक है। तो आलिया बेट आपका यहाँ पे था, ये रिवराइन था। बाकी तो ये जितने भी हमने पढ़े, दीव, पीरम बेट, बेट द्वारका, एलिफेंटा, सलसेट, वेंगुर्ला, सेंट मैरी, सागर, न्यू मोरे, अब्दुल कलाम या श्रीहरिकोटा, ये सब आपके कोस्ट में लोडेड हैं जो रिवर्स नहीं बन रहे हैं। ये रिवराइन आइलैंड, जैसे कि मजूली आइलैंड है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है असम में, ठीक है। जब हम कल ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से बनाती है, ठीक है। तो मजूली सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। श्रीरंगम आइलैंड लोकेटेड इन दी कावेरी रिवर इन तमिलनाडु, फेमस फॉर रंगनाथ स्वामी टेम्पल है यहाँ पे। कुछ और है जैसे पंबन द्वीप हमने देखा था, रामेश्वरम में पंबन द्वीप है। एंड चुराव आइलैंड है गोवा में, चुराव, जहाँ पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। और दीवार आपका कहाँ है, गोवा में, तो दीवार भी है गोवा में, चुराव आपका गोवा में, दीवार, तो चोर जो है दीवार फांद के आ गए, ऐसे करके कुछ रिकॉल कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। तो चुराव और दीवार दोनों कहाँ हैं, गोवा में, ठीक है। तो गोवा में लोग ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ दीवार फांद के जाते हैं, और चोर लोग जाते हैं ऐसे दीवार फांद के गोवा में, ठीक है। पंबन आपका तमिलनाडु में, रामेश्वरम, ओके। तो यहाँ पे हमारा होता है आज का लेक्चर खत्म, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो क्वेश्चंस बाकी हैं। को भी यहाँ पर चाहिए एक्सेस आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स यहाँ। जब हमारा एक्सटेंशन 29, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन ये जो प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने 3200 किलोमीटर आपको बताया था, दैट 3200 किलोमीटर, वो पूरा था, मतलब वो सिर्फ आपका इंडिया की बात नहीं हो रही है। इंडिया की अगर बात करें तो सिर्फ आपका 2400 किलोमीटर आएगा। इंडिया की बात करेंगे तो सिर्फ 2400 किलोमीटर आएगा। बाराटांग आइलैंड, बाराटांग भी अंडमान निकोबार में पड़ता है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाराटांग आप नोट कर लीजिएगा, बाराटांग, ठीक है, बाराटांग कहाँ पर है, ये भी अंडमान निकोबार में। खैर, ग्रेट नदर्न प्लेन्स आर फाउंड बाई बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम्स, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ट्रू, सही है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन अर्थ, यानी कि अगर हम पूरे अर्थ में देखेंगे, पूरी पृथ्वी में, तो वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, बिकॉज आप देखो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बिटवीन यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 किलोमीटर इन एलिवेशन, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 किलोमीटर का ही एलिवेशन हम बोल सकते हैं आपको देखने को मिलता है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर A123 CAPF में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन करिए। भाबर बेल्ट, भांगर, खादर, डेल्टा, तो डेल्टा तो मार्शी होगा, मार्श, ठीक है। खादर बहुत अच्छा है, कंकड़। भाबर में ग्रेवल्स, पेबल्स, स्टोन्स। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, GTA। इससे भी ज़्यादा किसकी है, अंडमान निकोबार। द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज मरुस्थली इज बिलीव टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरास। भारतीय मरुभूमि जिसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाकल्प के दौरान समुद्र के नीचे थी, मध्यजीवी महाकल्प। करिए फिफ्थ। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डाउनडेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म्स, बिल्कुल, यस बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। ईस्ट कोस्टल प्लेन में डिपोजिशनल होते हैं। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे नोट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक, और ईस्टर्न में अगर बात करेंगे डिपोजिशनल। जो सी क्लिफ्स हैं, स्टैक्स हैं, आर्क्स हैं, केव्स हैं, वो कहाँ देखने को मिलेगी, वेस्ट में। लेकिन जो बैरियर, बार, स्पिट, टोम्बोलो, हाँ टोम्बोलो याद है आपको, टोम्बोलो क्या होता है, तो मेन हेडलैंड है। हेडलैंड से अगर कोई आइलैंड कनेक्टेड है, जैसे स्ट्रिप ऑफ लैंड से, उसको टोम्बोलो बोलते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, हाँ जी, तो 10 डिग्री डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार से, लेकिन वो तो लिखा ही नहीं है फिर। तो साउथ, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। लिटिल आता है आखिरी में अंडमान में, और निकोबार में सबसे पहले कौन आता है, कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से याद है आपको, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, देन कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल है।
स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन। पर्वतों से आने वाले झरने और नदियाँ चट्टानों और गोल्ड्समों की भारी सामग्री कहाँ निक्षेप करते हैं? तो ये सब डिपॉजिट होते हैं भांगर में, विच इज़ अ नैरो बेल्ट, जो कि एक नैरो बेल्ट है। कितना वेट है इसका? इसका वेट है 8 to 16 किलोमीटर। वहीं खादर सॉरी तराई की बात करेंगे 10 to 20 किलोमीटर, जो कि माशी स्वैम्पी है, लश ग्रीन वेजिटेशन है, जो कि विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल है, जहाँ पे रिवर्स रीअपियर होती हैं, जो कि डिसअपियर हो गई थी भांगर में। खादर इज न्यू एलुवियम, नई जलोड़। भांगर इज ओल्ड एलुवियम, पुरानी जलोड़। करिए क्वेश्चन को 8th। CISF में असिस्टेंट कमांडेंट बने। Bhabar is a narrow belt ranging between 8 to 10 km parallel to the Shivalik foothills. Bhabar is a belt consisting of old and new alluvial soil deposited by the rivers. तो भाबर की अगर बात करेंगे तो ये बेल्ट ऑफ ओल्ड एलुवियम। सर भाबर इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड, नहीं वो होता है एलुवियल फ्लड प्लेन बोलते हैं उसको, बाढ़ का क्षेत्र बोलते हैं। वो बाढ़ का क्षेत्र होता है जहाँ पर आपको नई जलोड़, न्यू एलुवियम खादर और ओल्ड एलुवियम पुरानी जलोड़ भांगर देखने को मिलती है। सो दिस वुड बी रॉन्ग एंड फर्स्ट वुड बी करेक्ट। CISF में बन गया असिस्टेंट कमांडेंट, अब बन जाइए जियो साइंटिस्ट जल्दी से। क्या? ओके ठीक है, ओके 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 ओके। बाबर होगा भाई, बाबर बेल्ट की बात हो रही है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। भांगर इज ओल्ड एलुवियम, ठीक है। वो तो मैंने देखा नहीं लेकिन ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। भाबर इज अ बेल्ट, भांगर इज ओल्ड एलुवियम, ठीक है। सी होगा, सी होगा। सर इतना सारा पोस्ट क्वालिफाई करवा देते हैं, पेमेंट भी अब चालू कर दीजिए। अच्छा पेमेंट भी होगी चालू अब। विच आर द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया कवर्स द लार्जेस्ट एरिया? सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या था? पेनिनसुला प्लेट्यू। यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे डेजर्ट, यहाँ पे हिमालय, यहाँ है, तो बच गया सेमी एरिड रीजन, ठीक है, क्योंकि जो पेनिनसुला प्लेट्यू सेमी एरिड है। लो फिर से बन लो तुम, क्या ये भी करना नहीं है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जब ये वर्ल्ड जॉफी पढ़ाएंगे, हाँ देखो भाई क्यों लगा, हिरोशिमा में फैटमैन गिरा था, यहाँ लिटिल बॉय करी थी, ठीक है, समझ रहे हो? प्रचार, एडवर्टीजमेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, ये भी नहीं करना अभी, ये वर्ल्ड जॉफी में देखेंगे, जो आखिरी क्लास होगा उसमें। ये वाला करवा चुके हैं क्वेश्चन, बट फिर भी करो, ये इस बार का सीरियस का क्वेश्चन है। सो कोमोरोस, बैफिन, श्रीलंका, अंडमान आइलैंड। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब डी का है तो 2 होगा, तो टी होगा 3 होगा। अंडमान आइलैंड का तो अफ्रीकन प्लेट होगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब अंडमान तो यहाँ देखो, यहाँ है, अफ्रीका से इसका क्या लेना देना? अफ्रीका से लेना देना होगा कि ऑस्ट्रेलिया से? सिंपल, इंडो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। सॉरी इसका यूरेशियन से लेना देना होगा कि अफ्रीकन से? तो यूरेशियन से, तो वो तो होगा नहीं, ये गया यूरेशियन से लेना देना होगा। एक अपने आप 2 हो गया, दैट इज कोमोरोस अपने आप अफ्रीका पे चला गया। अब अगर मैं सी को देखूँ तो या तो 1 होगा तो 4 होगा। श्रीलंका नॉर्थ अमेरिका के साथ जाएगा या इंडो ऑस्ट्रेलिया के साथ? भाई ये श्रीलंका है, नॉर्थ अमेरिका वहाँ पड़ा हुआ है, या फिर आप यहाँ मान सकते हो कि धरती गोल है, तो कोई लेना देना है श्रीलंका को उससे? नहीं, तो 4 ले लो, 1 ले लो, सिर्फ एलिमिनेट करके करना था। पोर्ट अभी किए नहीं है तो नहीं करना है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? सब कर सकते हैं आप, ठीक है, ये सब करेंगे। ये वाला करिए। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी कि इनमें से अंडमान और निकोबार के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है? चलो, तो नॉट करेक्ट अबाउट द अंडमान। तो क्लाइमेट इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स बिटवीन मार्च टू अप्रैल, गलत है। रेनफॉल यहाँ पे मानसून के टाइम पे होगी, मेनली जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त की। कभी पोर्ट पढ़ा नहीं है, पढ़ा है। ये पहले का लैंडफॉर्म चैप्टर का है। पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज नोन एज। पेरीपेडिमेंट को क्या बोलते हैं? इंसलबर्ग, जिवगेन, बजाडा या फिर पलाया? तो इट इज पलाया पेरीपेडिमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज, अभी नहीं करना है वैसे तो, है तो ईरान आंसर होगा, अभी नहीं करना है। चलो ये करो। नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर प्राइमरली फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम विच रिवर सिस्टम? तो भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किस नदी प्रणाली से तलछट में जमाव से निर्मित हुआ है? सो दीज आर बाई द तलछट ऑफ गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ कोस्ट? भारत के पूर्वीय तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? रॉकी, फोल्डेड, सबमर्ज्ड या इमर्जेंट? भारत के पूर्वीय तटीय मैदान, तो अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पे कैसे सबमर्ज्ड है कि इमर्जेंट है? तो ई से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ई से इमर्जेंट, ठीक, याद हो जाएगा। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स? उत्तरी मैदान की लेंथ कितनी है? आरवी एनटीपीसी 2025 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्या बताया था? टोटल वैसे 3200 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में 2400 है, तो या तो 3200 होगा या 2400 होगा, तो वो है नहीं, तो 2400 किलोमीटर, ठीक है, 2400 किलोमीटर। विड्थ कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर। उत्कल प्लेन आर सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कोस्टल प्लेन? उत्कल प्लेन कहाँ है? उत्कल मतलब उड़ीसा, ठीक है। मालाबार ये है, कोंकण ये है कोंकण, महाराष्ट्र गोवा। मालाबार है आपका कहाँ पे? केरला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे आपका ये, ठीक है।
ठीक है, उत्कल 32 उत्कल बंगा, याद है आपको, आपके जो नेशनल एंथम उसमें भी है ये। चूज दी कोस्ट दैट आर रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी। व्हाट इज अरेबियन सी? दिस इज अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कौन रन कर रहा है? नॉर्दर्न सरकार तो यहाँ आंध्रा में है, तो मालाबार यस, कोंकण यस, कोरोमंडल नो, कोरोमंडल तो यहाँ पे, तो बी सी ले लो, मतलब बी एंड सी। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द कोरोमंडल कोस्ट सिचुएटेड या लोकेटेड? फेज 13 2025। तो कोरोमंडल कहाँ है? कोरोमंडल यहाँ है, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ऑप्शन नंबर बी। मैच करना है पोर्ट को स्टेट के साथ, नहीं करना है अभी क्योंकि पढ़ा नहीं है पोर्ट अभी, ठीक है। पोर्ट क्योंकि पिछली बार मैंने साथ में करवाया था, इस बार मैं अलग से जो ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक होगा उसमें करवाऊंगा उसको, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लास लेंगे, रुक जाओ अभी, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लास लेंगे सर, ओके। विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज आइलैंड्स? तो आइलैंड की अगर बात करेंगे, लक्षद्वीप हैज मेनली रॉकी कोस्ट विद नो लगून्स, कोई लगून है ही नहीं यहाँ पे। अगर लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक भी लगून ना हो। अंडमान ग्रुप इज मेड ऑफ कोरल ओवर सबमर्ज्ड प्लेट्यूज। निकोबार आइलैंड्स आर एक्सटेंशन ऑफ अराकान मरीन, ये तो सही है। बैरन आइलैंड बिलोंग टू लक्षद्वीप चेन, रॉन्ग है भाई, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। बैरन नारकोंडम, याद करो, बैरन साउथ अंडमान और मिडिल के बीच में था, फिर साउथ के नॉर्थ ईस्ट में था, ठीक है। नारकोंडम नॉर्थ के एकदम ईस्ट में था, तो ये गलत हो जाएगा। निकोबार ये सही है आपका, ठीक है। कोरल के नहीं बने हुए हैं, ये मेनली एक्सटेंशन है अराकान योमा रेंज का। कोई लगून नहीं, बिलीव करना मुश्किल है, एक दो लगून भी होंगे तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये एक्सट्रीम, आप देख सकते हो एक्सट्रीम कीवर्ड है, ओके। 41 सर आपका नंबर क्या? नंबर देखो, क्वेरी नंबर तो अलग है, जहाँ पर आपको अगर कुछ जैसे कुछ टेक्निकल क्वेरी है, कोर्स को लेकर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वो नंबर अलग है, वो आई थिंक आपके पास होगा, वो नंबर ये है, मतलब ये मेरा वाला नहीं है, 9235798380, ठीक है। ये मेनली जहाँ पर आपको टेक्निकल कुछ क्वेरी है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर आप ये सेंड कर सकते हो, कुछ ऐप रिगार्डिंग, ठीक है। मुझसे जुड़ी हुई कोई चीज़ है अगर ऐसा, तो वो आप मुझे यहाँ भेज सकते हो, 8840286735, 8840286735, ठीक है। अगर मुझ तक डायरेक्टली कुछ चीज़ पता नहीं है। बाकी तो अगर आपको ऐप के लेके कुछ है, ग्लिच है, ठीक है, कुछ टेक्निकल क्वेरी मतलब कुछ भी है, ग्लिच कोर्स के बारे में जानना है, तो ये वो है, ठीक है। टेक्निकल टीम का नंबर ही है ये वाला, ठीक है। और इस पर आप मुझे अगर कुछ भेजना चाहते हो तो वो भेज सकते हो, लेकिन ठीक है। विच नेचुरल फीचर इज अ टिपिकल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ इंडिया? तो लक्षद्वीप में क्या देखने को मिलेगा? कोरल फॉर्मेशंस, यस। ग्लेशियर कहाँ आ गया भाई? वॉल्केनो तो अंडमान में है, वहाँ पे सैंड ड्यून तो डेजर्ट्स वगैरह में देखने को मिलता है, विंड कैसे क्रिएट होते हैं। विच इज द फॉलोइंग चैनल सेपरेट द नॉर्थ अंडमान फ्रॉम द मिडिल अंडमान? नॉर्थ को मिडिल से कौन अलग करता है? अब बताओ जल्दी से। अब हमने सब कुछ पढ़ चुका है, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। कोकोस अलग करता है किसको? कोकोस अलग करता है म्यांमार को अंडमान से, तो ये तो होगा नहीं। डंकन पैसेज किसको अलग करता है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान करता है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? दो बचे हैं, उसमें से ऑस्टिन स्ट्रेट है, ऑस्टिन स्ट्रेट है जो कि अलग करता है नॉर्थ को मिडिल से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके ओके ऑलराइट। अगला आप देखेंगे, अगला है 44th, या फर्स्ट का थर्ड समझा दो, रुको समझाते हैं अभी आखिरी में। ऑस्टिन ऑस्टिन ऑस्टिन, यस, सबका सही, ऑस्टिन, यस, ओके। विच इज द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड प्राइमरली बाय रिवर एक्शन? इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है जो रिवर के एक्शन से बनता है? सिंपल गॉर्ज, ये गॉर्ज है, ये वी शेप वाली है, ये आपका कैनियन है, स्टेप लाइक वॉल्स भी होती हैं इसमें। 45 What is the southern part of eastern coastal plain called as? The southern part of eastern coastal plain, this is called as Coromandel Coast. 46 What is the primary geological composition of the Lakshadweep and the Minicoy Islands? तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय का प्राइमरली composition क्या है? वॉल्केनिक सैंडस्टोन शेल, नो, कोरल डिपॉजिट्स नहीं है, ठीक है। दे आर एंटायरली मेड ऑफ कोरल्स, ओके। ये करिए जरा 47th IBACA में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवेयरनेस से पढ़ना है चारों स्टेटमेंट को, और आसानी से आप कर पाएंगे। एक्सियल वाला क्या? एक्सियल टाइप क्या? एक्सियल में क्या डाउट है उसमें आपको? क्या चीज़ में समझा नहीं, एक्सियल क्या? सिंटैक्सियल बेंडिंग पूछ रहे हो क्या? तो बताया तो था, ये इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो ये वाला जो पार्ट कोलाइड हुआ था उसकी वजह से पूरा मुड़ गया था, तो यहाँ पर इस तरीके से हिमालय का क्रिएशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज पूरी तरीके से मुड़ा था, ठीक है। तो थर्ड डेजर्ट एक्सटेंड, यहाँ पर जो मेन कैच है वो चौथा स्टेटमेंट है। समर्स में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है, बढ़िया बात है। विंटर्स में फ्रीजिंग, बिलो फ्रीजिंग चला जाता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी नहीं जाता है, तो चौथा यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर नीचे जाता है लेकिन इतना नहीं कि फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो चला जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हो जाएगा यहाँ पे। द कोस्टल स्ट्रेच ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, 50 तक करेंगे, ठीक है। द कोस्टल स्ट्रेच ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड बिटवीन द महानदी एंड कृष्णा रिवर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है, कोरोमंडल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड बिटवीन महानदी और कृष्णा रिवर, तो महानदी और कृष्णा के बीच में पूछ रहा है। कोरोमंडल नीचे है सर, कोरोमंडल नीचे है, कृष्णा के नीचे है, कृष्णा और कावेरी के बीच में वो, या फिर कृष्णा से नीचे है, तो कोरोमंडल नहीं होगा, नॉर्दर्न सरकार होगा वो, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार होगा, डी होगा इसका, ओके। अगला करो, एक बार बता दीजिए फिर कभी नहीं पूछूंगी, क्या बता दें भाई? अच्छा, मैं यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रही हूँ, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। अब मार्गदर्शन क्या करें? आप ऐसा डाउट पूछते हैं, मार्गदर्शन करें, क्या मार्ग दिखा दें आपको हम?
ये मार्ग है, इस पे चले जाओ, क्या मार्गदर्शन करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन्स? ईस्ट कोस्ट इज मोर इंटेंडेड विद बेटर नेचुरल हार्बर्स दैन वेस्ट। नहीं, हार्बर मतलब वही पोर्ट कहाँ पे थे? वेस्ट में, ईस्ट में नहीं। वेस्ट ज़्यादा इंटेंडेड है। इंटेंडेड वही म्यूटिलेटेड या इंटेंडेड बोल सकते हो। तो ये कीवर्ड भी यार उसमें नोट कर लो, इंटेंडेड है ये, ठीक है। तो इट इज़ मोर इंडेंट, क्या स्पेलिंग भैया इसकी, इंटेंडेड, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट कोस्ट हैज़ मोर बैक वाटर्स लगूंस, नो। वेस्ट कोस्ट इज वाइडर, नो। वेस्ट कोस्ट इज नैरो एंड कंटेन्स परमानेंट, सॉरी प्रोमिनेंट नेचुरल हार्बर। ऑप्शन नंबर डी। ये 49 था आपका, ओके। 50 मैच करना है आपको, मैच करिए। चलो, तो अरनाला, अरनाला महाराष्ट्र में है। अरनाला एक शिप का नाम भी है, ठीक है। अरनाला एक जो है शिप का नाम भी है, ओके। और ये आपका जो कौन सी जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, पी से नाम शुरू होता है, नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे ये, ठीक है। अरनाला फोर्ट, फोर्ट भी है, किला भी है। पीरम, हॉग, दीवार, दीवार सिंपल, ठीक है, यही हो जाएगा ना दीवार की अगर बात करें तो। और ये हो जाएगा कर्नाटक में हॉग, और पीरम आपका महाराष्ट्र में, तो सॉरी पीरम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गुजरात में होगा ना, ओके। सो 3421 दैट इज ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दी वेस्ट कोस्टल प्लेन? करेक्ट है, एंड साबरमती, ये सही होगा आपका, ठीक है। रिवर सिस्टम पढ़े नहीं, एवरेज विड्थ ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेसर दैन दैट ऑफ ईस्टर्न, ये भी सही है। और वाइड नहीं होता है, मतलब वाइड होता है फिर नैरो होता है फिर वाइड होता है, ऐसे होता है। तो 2 and 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। अंगारा लैंड और लैंड यहाँ पे जो ओडिशा भी अलग नहीं है, ठीक है। अंगारा लैंड और ओडिशा सेम ही है आपका वो, ठीक, कुछ अलग नहीं है उसमें। ओके, अब किसी का था पहला क्वेश्चन, ठीक है, किसी का था पहला क्वेश्चन आई थिंक। रुको, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, होमवर्क यहाँ पे। यमुना दो, आप अगर देखो जो ड्रॉप है वो सिर्फ 200 मीटर का है, सिर्फ 200 मीटर का ड्रॉप है। 1600 पूरा जो किलोमीटर है ये आपको दिखाया जा रहा है कि पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा समतल मैदान है। इसमें स्लोप जो ढलान है यहाँ से यहाँ देखें, सिर्फ 200 मीटर की ढलान है, सिर्फ 200 मीटर का ग्रेडियंट है, ठीक है, सिर्फ 200 मीटर ग्रेडियंट है। 200 किलोमीटर का एलिवेशन लेवल क्या, कौन है ये 200 किलोमीटर है? तो समझ समझ के बोला यार, यहाँ यहाँ बीच में 200 किलोमीटर का क्यों? चलिए, थैंक यू एवरीवन। एमटीएस के लिए क्लास लगा ये, मतलब समझा नहीं फिर। अच्छा 10th क्वेश्चन, 10th ये नहीं करना है ना, मतलब कुछ पूछने के लिए नहीं होता कुछ भी, क्यों?